नमस्ते बच्चों, मैं राहुल त्यागी आपका विषय अध्यापक कक्षा 10 सामाजिक विषय लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें हम अब भूगोल का चौथा पार्ट पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है, जिसके नोट्स भी आपको भेजे जाएंगे। इसलिए सभी बच्चे इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक समझें और ध्यानपूर्वक इसे पढ़ने का प्रयास करें। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 में, जिसका नाम है कृषि। क्या नाम बच्चों? कृषि। सभी जानते हैं कि कृषि एक ऐसा साधन है, ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हमारी जीविका चलती है। यानी जो भी हम खाते हैं, खाद्यान्न चीज़ें प्राप्त करते हैं, खाने की वस्तुएं प्राप्त करते हैं, वो सब किस चीज़ से प्राप्त होती हैं बच्चों? कृषि से। तो अब हम इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को बड़े ही ध्यानपूर्वक समझेंगे, पढ़ेंगे। क्या कहते हैं इसकी पाठ की रूपरेखा देखते हैं। पहले क्या कहते हैं पाठ की रूपरेखा में? कृषि के प्रकार, सस्य प्रारूप, प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार, खाद्य सुरक्षा, वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। देखिए, 5 टॉपिक दिए हैं आपके। 5 टॉपिक को हम समझाने का प्रयास करेंगे। लगभग आपकी अगली वीडियो के माध्यम से भी समझाएंगे। इस वीडियो में भी हम इसकी भूमिका लेकर चलेंगे कि क्या है कृषि, इसके प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहले समझते हैं कृषि है क्या। कृषि भारतीय जनसंख्या की आजीविका का महत्वपूर्ण स्रोत है। अभी मैंने क्या बताया? आजीविका का मतलब क्या होता है? जो हम अपना जीवन चलाते हैं, जीवन का यापन करते हैं, जीवन को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। जीवन में आगे बढ़ने की एक महत्वपूर्ण कार्य है कृषि। इसके बिना, इस स्रोत के बिना हमारा कार्य नहीं हो सकता। देश की 2/3 जनसंख्या, अगर हम गए, देश की लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है, मतलब कृषि कार्य करती है। खाद्यान्न उपलब्ध, खाद्यान्न का मतलब होता है खाने योग्य वस्तुएं, यानी खाने योग्य जो भी खाई जाती हैं चीज़ें, वो वस्तुएं उपलब्ध कराने वाली है प्राथमिक यानी क्रिया है, पहली क्रिया है। खाद्यान्न के अतिरिक्त उद्योगों के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध होते हैं। निर्यात संबंधी कई उत्पादक चाय, कॉफ़ी, मसाले कृषि से प्राप्त होते हैं। आप सभी घर में चाय भी पीते होंगे, चाय भी कृषि से ही प्राप्त होती है। कॉफ़ी भी पीते होंगे, कॉफ़ी भी कृषि से ही प्राप्त होती है। बहुत सारे मसाले होते हैं अब में, चाहे आपके अब अगर मैं बात करूं, आपका धनिया है, आपकी काली लाल मिर्च है, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कृषि से ही प्राप्त करते हैं। सब ये मसाले होते हैं, ये सब कृषि से ही प्राप्त होते हैं। कहते हैं कृषि आधारित उद्योगों के नाम बताइए जिसके लिए कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए बच्चों, अब आपको अपनी कॉपी पर ये नोट करना है कि कृषि से आधारित, जो कृषि पर आधारित होते हैं, उन उद्योगों के नाम बताएं जिनके लिए कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। अगर मैं बात करूं तो एक उदाहरण मैं दे सकता हूं। कृषि से कच्चा माल प्राप्त होता है गन्ना, और गन्ने से क्या बनता है ये आप सभी बता सकते हैं। गन्ने से किन किन चीज़ों का निर्माण होता है? ठीक है, गन्ना है कच्चा माल, और जिसके माध्यम से आगे जाकर उसे फैक्ट्री में ले जाते हैं, उसका पक्का माल बना दिया जाता है। चाहे चीनी हो, चाहे गुड़ हो, चाहे शक्कर हो, इत्यादि उससे बनाई जाती है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकारों को समझेंगे। कृषि एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रिया इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इससे लाभ भी होता है। ठीक है, पैसा भी कमता है, जो नव पाषाण काल के बाद अपनाई जाती रही है। नव पाषाण काल युग में जब इस कृषि की प्रक्रिया शुरू हुई, हजारों वर्षों के दौरान खेती की अनेक सार्थक पद्धति को अपनाया जाता रहा। जो अच्छी प्रकार की पद्धति हैं उन्हें अपनाया जाता रहा, जो हमारे सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों से जुड़ी रहीं। जीवन निर्वाह खेती से लेकर आर्थिक उपार्जन के लिए संचालित वाणिज्य के खेती तक कृषि की अनेक प्रवृत्तियों पर ध्यान दिया गया, जो उनकी विशेषता, उन पर ध्यान दिया गया, अनेक बातों पर ध्यान दिया गया। देखिए, जब अगर हम बात करें, हजारों वर्षों से खेती को किया जा रहा है, सार्थक पद्धति को अपनाया जा रहा है, पर कहते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों से जुड़ी रही है। बहुत सारी कृषि जो होती हैं वो सांस्कृतिक आधार पर होती हैं, सामाजिक आधार पर होती हैं। ठीक है बच्चों, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं। पहली का नाम क्या है? प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। इसे इसलिए नाम दे रहे हैं क्योंकि जो प्रारंभ में, जो जैसे जीवन प्रारंभ होता है, उसमें सबसे पहले ये जीवन को निर्वाह करने वाली जो कृषि है, उसका नाम इसलिए दिया है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, आपने सब देखे होंगे, हल होते हैं, फाल, फावड़े आदि की व्यवस्था की जाती है, इत्यादि से की जाने वाली कृषि है, जो परिवार अथवा समुदाय के श्रम से की जाती है, यानी परिवार के व्यक्तियों के माध्यम से, और इसमें परिश्रम के माध्यम से की जाती है। क्योंकि हल चलाने में भी और फावड़ा चलाने में भी, फाल चलाने में भी, इत्यादि में भी बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, जब जाकर ये कार्य होता है।
देश के कुछ भागों में आज भी कृषि की यह प्रणाली अपनाई जाती है। आज भी बहुत सारी जगह कृषि की प्रणाली अपनाई जाती है। इस प्रकार की कृषि को निर्भरता मानसून की वर्षा पर होती है। जो कृषि होती है इसकी जो निर्भरता होती है कि मानसूनी वर्षा पर होती है। अगर वर्षा अच्छी होगी तो ये कृषि भी बहुत अच्छी होगी। मृदा की प्राकृतिक उर्वरता तथा फसल उगाने के लिए पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर आधारित होती है। यानी आप सभी जानते हो जो मृदा होती है यानी मिट्टी का जो ऊपरी भाग होता है जिसमें ताकत होती है, जिसमें पैदावार अच्छी होती है, उसकी आधार पर फसलों को उगाने के लिए पर्यावरणीय परिस्थिति देखी जाती है। वो किस आधार पर पर्यावरण की स्थिति होती है तब जाकर ये कार्य कृषि का होता है। कर्तन दहन प्रणाली कृषि की परंपरागत प्रणाली है जो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के अंतर्गत आती है। इसमें किसान अपने जीविका के भरण पोषण के लिए अनाज, अन्य कृषि उत्पादन एवं खाद्य फसलों का उत्पादन करता है। इसके लिए किसान जमीन के टुकड़ों को साफ कर खेती करता है। मृदा की ऊपरी उर्वरता के समाप्त होने पर किसान उस भूमि को छोड़कर दूसरे टुकड़े पर खेती करने लग जाता है। अगर मान लीजिए कि मृदा की जो उर्वरता जो होती है, जहाँ पर ताकतवर मिट्टी होती है, अगर वो समाप्त हो जाती है तो किसान क्या करता है, उस टुकड़े को छोड़ देता है, दूसरे टुकड़े पर जाकर खेती करना शुरू कर देता है। कृषि के इस स्थानांतरण के कारण प्राकृतिक प्रक्रियाओं की सहायता से मिट्टी का उर्वरता बढ़ जाती है। इसी प्रणाली में किसान उर्वरक तथा अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग नहीं करता, जिससे कृषि उत्पादक अधिक नहीं होता। देखिए क्या होता है बच्चों, मान लीजिए किसी जगह ज़मीन की उर्वरता खत्म हो जाए और दूसरी जगह जाके वो काम करने लगे, तो जो ज़मीन पे पहले उर्वरता नहीं थी अगर कुछ दिनों से छोड़ दिया जाता है तो ज़मीन में दोबारा वो ताकत आ जाती है। देश के विभिन्न हिस्सों में इस प्रकार की कृषि को विविध नामों से पुकारा जाता है। पूर्वोत्तर राज्य में असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि कहा जाता है। अगर हम बात करें असम में, मेघालय में, नागालैंड में, मिजोरम में स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि के नाम से, किस नाम से जाना जाता है बच्चों? झूम के नाम से। मणिपुर में इसे पामुल के नाम से जाना जाता है और छत्तीसगढ़ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इस प्रणाली को दीपा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? दीपा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से कृषि के नाम से जाने जाते हैं। आगे बात करते हैं। नाभा का परिवार असम राज्य में डिफू के बाहरी क्षेत्रों में निवास करता है। एक नाभा स्थान है असम के पास, वहाँ पर जो राज्य है असम उसमें है ये नाभा। नाभा अपने परिवार के सदस्य द्वारा भूमि के टुकड़े का वनस्पति को काटकर, जलाकर तथा साफ कर आनंद का अनुभव करता है। वह बांस के पाइप द्वारा झरने से पानी अपने खेतों तक लाता है और खेती की सिंचाई की प्रक्रिया में अपनाने परिवार की सहायता करता है। वह अपने स्थान पर लगाव रखता है जहां वह रह रहा है। जहां तक वह संभव हो सके वह वहीं रहना चाहता है। नाभा को अपनी खेती की उर्वरता का कुछ पता नहीं है, जिस कारण संभवतः अगले वर्ष वह उस जगह को छोड़कर नई भूमि का टुकड़ों को तलाश में निकल पड़ेगा। वो स्थान है नाभा। नाभा एक परिवार है जिसने असम के डिफू के बाहरी क्षेत्रों में निवास करता है। वो अपना खेती करता है, उसने खेतों को साफ करता है। और बांस प्रणाली भी मैंने पिछले जो आपका चैप्टर था जल संसाधन उसमें बताया था कि जो बांस प्रणाली उससे पानी लाता है दूर से और पानी को लाकर अपनी खेती करता है। उसे ये नहीं पता कि इसकी उर्वरता शक्ति जो है खेती की वो खत्म हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। फिर भी वो क्या करता है, वो कारण समझने के बाद वो क्या करता है, अगले बार छोड़कर चला जाता है, दूसरे स्थान पर रहना शुरू कर देता है। अब बात करते हैं गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि प्रणाली उन क्षेत्रों में अपनाया जाता है जहां जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। जहां पर जनसंख्या क्या होती है बच्चों? ज़्यादा होती है। इस खेती में उत्पादन की अधिकता का उद्देश्य से अत्यधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों तथा सिंचाई का उपयोग किया जाता है। देखिए क्या किया जाता है कि जो उर्वरक चीज़ें हैं, रासायनिक चीज़ें हैं, सिंचाई के लिए जो भी उपयोगी चीज़ें हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इस्तेमाल किया जाता है। क्या आप भारत के उन राज्यों का नाम बता सकते हैं जहाँ पर गहन जीविका कृषि को अपनाया जाता है? हाँ, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर गहन कृषि को अपनाया जाता है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो ये ज़्यादातर एक जनसंख्या वाला क्षेत्र भी है, यहाँ पर इस प्रकार की कृषि अपनाई जाती है। भू स्वामित्व में विरासत के अधिकार से पीढ़ी दर पीढ़ी खेती को जोता का आकार छोटा और लाभप्रद होता जाता है। यानी जो खेती है उसे छोटा हो जाता है और जोतने के आधार पर खेती क्या छोटी होती चली जाती है और लाभप्रद भी होती है। ऐसी स्थिति में जब किसान के पास वैकल्पिक रोजगार नहीं होता तो उसे अधिकतम कृषि उत्पादन के लिए प्रयास करना होता है। क्या करता है? वो कृषि करता है। इससे अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है।
इससे कृषि भूमि पर अधिक दबाव आ जाता है। अब जब सभी, अगर मान लीजिए कोई उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, विकल्प नहीं होगा रोजगार का, तो वो क्या करेगा, कृषि करेगा, और कृषि पर दबाव ज़्यादा बढ़ जाता है। इस प्रकार से आगे क्या कहते हैं बच्चों, वाणिज्य कृषि क्या होती है। पहले गहन कृषि बाजार के लिए कृषि उत्पादन वाणिज्य कृषि का उदाहरण है। वाणिज्य की अगर बात करें तो इससे होती है कृषि से उत्पादन जो होता है उससे लाभ, और जो आर्थिक लाभ होता है वो वाणिज्य विभाग के माध्यम से उसे लाभ पहुंचाया जाता है। वाणिज्य कृषि की मुख्य विशेषता होती है उचित उत्पादकता, यानी ज़्यादा पैदावार होना वाले बीज, रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशकों के प्रयोग। मान लीजिए कोई खेती कर रहा है, उर्वरक रासायन का प्रयोग कर रहा है, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग कर रहा है, तो इससे जो दवाई खरीदी जाती हैं, जो रासायनिक चीज़ें खरीदी जाती हैं, बीज खरीदे जाते हैं, उससे क्या होता है, पैसा कमता है किसे, वाणिज्य विभाग को, और वो उसका लाभ उठाता है। कृषि के वाणिज्यकरण के स्तर क्षेत्रीय आधार पर अलग है। उदाहरण के तौर पर हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश में चावल का उत्पादन वाणिज्य के लिए किया जाता है, जबकि उड़ीसा में जीवन निर्वाह के लिए जुटी फसलें हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं, यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा की बात कर रहे हैं, ये जो चावल पैदावार किया जाता है, इसका उत्पादन ज़्यादा होता है, इसलिए इसे बेचा भी जाता है। जबकि उड़ीसा में केवल इतना चावल पैदा होता है कि वो अपना जीवन ही यापन कर पाते हैं। क्या आप वैसी फसलों का उदाहरण दे सकते हैं जो किसी राज्य में वाणिज्य फसल के रूप में बोई जाती है तो दूसरे प्रदेश में जीवन निर्वाह उगाई जाती है। अभी बात कर देते हैं बच्चों, अभी मैंने क्या कहा कि ये बात कहाँ से निकल गई, ये क्या कहते हैं, किसी राज्य में वाणिज्य फसल के रूप में बोई जाती है, वो कौन से हैं, हरियाणा है, पंजाब है, पश्चिम उत्तर प्रदेश है जिसमें हम रहते हैं, ठीक है। और जीवन निर्वाह के लिए कौन सी है, केवल आपका अगर उड़ीसा की बात करें। रोपण कृषि की वाणिज्य कृषि का उदाहरण है। रोपण कृषि प्रणाली क्या होती है, जिससे पौधों को बोया जाता है। धान जो होते हैं उसका पहले एक जगह इकट्ठा करके चावलों को बोने, धानों को बोकर उनकी फसल तैयार की जाती है, फिर उस फसल को उखाड़कर रोपा जाता है, बोया जाता है खेत के अंदर। इस प्रकार की खेती में एकल फसल बुआई बड़े ही भूखंडों पर की जाती है। रोपण कृषि उद्योग कृषि के बीच अंतर संबंध बने होते हैं। रोपण कृषि विस्तृत क्षेत्र पर की जाती है। इसमें अत्यधिक निवेश तथा श्रम नियोजन करना होता है। ऐसी कृषि से प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के लिए होता है। भारत में रबड़, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, केला इत्यादि प्रमुख रोपण फसलें, सारी फसलें ऐसी होती हैं जिन्हें बोया जाता है, रोपा जाता है। असम तथा उत्तरी बंगाल में चाय के बागान है। बागान मतलब बहुत चाय के पेड़ हैं बहुत सारे, जहाँ पर चाय का उत्पादन होता है। कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक में किया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, असम में और उत्तरी बंगाल में चाय का बागवान है और आपके बागान है, और साथ में कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ पे होता है, कर्नाटक में होता है। ये आपका मानचित्र में कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ उत्पन्न होती है, पैदावार होती है कॉफ़ी की, वो है कर्नाटक में। रोपण कृषि क्या कहते हैं बच्चों, तो रोपण कृषि में होने वाले उत्पादन बिक्री के लिए होता है। इस कारण इसके विकास में संचार तथा परिवहन संसाधनों की अनिवार्यता होती है। मान लीजिए अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार होगी तो क्या होगा, संचार के साधन भी चाहिए, दूसरे को जानकारी देने के लिए साधन भी होने चाहिए, और परिवहन भी होना चाहिए कि जिससे अपनी फसल को हम पहुंचा सकें दूसरों के पास तक। यह उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। इस कारण बाजार की इसकी विकास में स्पष्ट भूमिका होती है। इसी कारण बाजार के विकास में इसकी पूरी भूमिका होती है। अब बात करते हैं सस्य प्रारूप। क्या है बच्चों, सस्य प्रारूप। अभी बात करी थी हमने, कृषि के प्रकार पढ़े, कौन सी कृषि के बात है, वाणिज्यिक कृषि आई, गहन जीविका कृषि आई, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से बहुत ये कृषि के बारे में बात करी हुई हमने। अब करते भारत की भौतिक विविधता तथा बहुलतापूर्ण संस्कृति पर देश की कृषि पद्धति शास्त्रीय प्रारूप महत्वपूर्ण प्रभाव है। देश में विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न, रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले, मेवे इत्यादि उपजाए जाते हैं। भारत में इन सभी फसलों का उत्पादन 3 प्रमुख शस्य ऋतुओं में किया जाता है, जो इस प्रकार के रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। सस्य प्रारूप क्या होता है, यानी कृषि का वो प्रारूप की जो फसलें होती हैं वो किन किन प्रकार से किन किन ऋतुओं में उगाई जाती हैं, कि रबी की फसलें कौन सी होती हैं, खरीफ की कौन सी होती हैं, जायद की कौन सी फसलें होती हैं। इसके बारे में अभी आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। अब सबसे पहले रबी की जो फसलें आती हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। रबी की फसलें क्या हैं, रबी की फसलों को अक्टूबर से दिसंबर के मध्य जाड़ों की ऋतु में बोया जाता है। जाड़े जब चलते हैं, सर्दी ऋतु चलती है, जब ये क्या होती हैं, फसलें बोई जाती हैं, तथा ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य इन्हें क्या है, काटा जाता है। जैसे गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों प्रमुख रबी की फसलें हैं। मैं इन पे आपको करता हूँ, गेहूँ है, जौ है, मटर है, चना है,
ठीक है। सरसों प्रमुख रबी की फसलें हैं। रबी की फसलों का उत्पादन देश के सभी भागों में होता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण रबी क्षेत्र उत्तर भारत, उत्तर पश्चिमी भारत के राज्य हैं, जिसमें पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, उत्तराखंड की बात करें या उत्तर प्रदेश की गेहूं तथा अन्य रबी फसलों के उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं। यानी सबसे आगे राज्य हैं जहां पर ये सारी रबी की फसलें उगाई जाती हैं। जाड़ों की ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से प्राप्त वर्षा ऋतु फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती हैं। यानी शीतोष्ण जैसी जैसे ही ऋतु बहुत सर्दी ज़्यादा पड़नी शुरू हो जाती है तो इसमें वर्षा का भी प्रभाव पड़ता है थोड़ा थोड़ा। पंजाब है, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश की हरित क्रांति की सफलता में रबी की फसलों का उत्पादन में वृद्धि की महत्वपूर्ण कारक रही है। कहते हैं हरी क्रांति के जो अगर बात करते हैं हरी क्रांति के बारे में जो सफलता की बात करते हैं उसमें रबी की फसलों ने पूरा अपना योगदान दिया है। अब आती हैं खरीफ की फसलें। ठीक है बच्चों, खरीफ फसलों की बुआई मानसून के आगमन के साथ होती है। जैसे मानसून आने वाला होता है, जिससे कब आता है, सितंबर से अक्टूबर के महीने में काट लिया जाता है। मानसून आने वाला होता है उस समय इसकी बुआई होती है, सितंबर अक्टूबर में ये काट लिया जाता है। इस मौसम के उत्पादित फसलों में चावल है, आपने देखा होगा चावल को बोया जाता है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, ठीक है, अरहर है, मूंग है, तुअर, ठीक है, इत्यादि प्रमुख है। सोयाबीन है, मूंगफली है, कपास जैसी फसलें खरीफ की फसलें होती हैं। ये सारी हैं जो चावल हुआ, चाहे मक्का हुई, ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, ठीक है, अरहर हुई, अरहर या मूंग की दाल यानी उड़द हुए, ये सारी चीज़ें क्या हैं खरीफ की फसलों में आती हैं। सोयाबीन है, मूंगफली है, कपास है, ये सब खरीफ की फसलें होती हैं। चावल की खेती देश की सभी भागों में विशेषकर असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में होती है। उत्तर प्रदेश तथा बिहार भी चावल की फसल में उत्पादन में अग्रणी है। विगत कुछ वर्षों में हरियाणा, पंजाब भी चावल के उत्पादन किए जाने वाला लगा है। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी धान की 3 फसलें बोई जाती हैं। ये आस, अमन और बोरो के नाम से जानी जाती हैं। ये 3 फसलें वहाँ पर बोई जाती हैं। ये किसकी, धान के ही पार्ट होते हैं, ये बोई जाती हैं। वैरायटियाँ हो सकती हैं धान की। जायद की फसलें बच्चों, रबी और खरीफ की फसलें ऋतु के बीच, रबी और खरीफ की जो फसलें होती हैं उन्हें ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद की फसलें कहा जाता है। ऐसी वो फसलें जो गर्मी की ऋतुओं में बोई जाती हैं, गर्मी पड़ती हुई होती जब बोई जाती हैं जायद की ऋतु में, जैसे सब्जियां हैं, खीरे हैं, तरबूज है, इत्यादि फसलें उगाई जाती हैं। आपने देखा होगा ये सारी जो फसलें होती हैं, तरबूज है, खीरे हैं, ककड़ी है, ठीक है, इत्यादि फसलें उगाई। गन्ने की फसल को तैयार होने में 1 वर्ष का समय लगता है। इसे रबी तथा जायद दोनों प्रकार की फसलों में स्थान दिया जाता है। भाई गन्ने की जो फसल है वो ऐसी फसल है जिसे लगभग 1 साल लगता है तैयार होने में। इसी फसल को दोनों फसलों में नाम दिया जाता है, जायद में भी कहा जाता है और इसे रबी की फसल भी कहा जाता है। किसको, गन्ने को। इस प्रकार से बच्चों हमने रबी की फसल पढ़ी, खरीफ की फसलें पढ़ी, जायद की फसलें पढ़ी, फसलों के प्रकार पढ़े, शस्य प्रकार पढ़े। इस प्रकार से हमने सारी इन चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ा। अब अगली वीडियो को, इससे अगला जो भाग होगा जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, मुख्य फसलें, वो मुख्य फसलों के बारे में अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।